नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोग को 2024 में बिल्कुल ही सीखनी चाहिए अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो। तो चलिए हम लेट ना करते हुए सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ों को आप लोग को बताएंगे। तो चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप वीडियो देखते हो कि 1 मंथ में 30 मिनट में स्पार्क सीख लो, 1 महीने में डेटा इंजीनियर बन जाओ, तो अगर ऐसी वाली शॉर्टकट वीडियो देखने के लिए आए हो तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये आप लोग के लिए नहीं है। दूसरा चीज़ कि मैंने इतना अगर बोल दिया है ना, और जितनी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसमें भी 95% ऑफ द लोग जो होंगे वो इसको फॉलो नहीं करने वाले हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कनेक्ट किया लगभग 150 लोगों से या उससे ज़्यादा लोगों से मैंने अभी तक टॉपमेट पे कनेक्ट कर लिया है। और यही हमारी एनालिसिस रही है कि नहीं कोई कंप्लीट करता है, सबको चाहिए होता है कोर्स कोर्स और कोर्स। कोई भी फ्री में मिलता है बढ़िया कंटेंट तो नहीं पढ़ना चाहता। आज के जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, वहाँ सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस आपको पता होना चाहिए, जो कि हम आज बताने वाले हैं वैसे भी। और तीसरी चीज़ कि जिनको लग रहा है कि कोडिंग के बिना डेटा इंजीनियरिंग हो जाएगा, तो या तो आप डेटा एनालिस्ट के साइड मूव कर जाओ, बिजनेस इंटेलिजेंस के साइड मूव कर जाओ, या फिर कोडिंग सीख लो। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है आप लोग को। तो चलिए ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी अभी करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं रोड मैप पे, जो कि आपको 2024 में फॉलो करनी चाहिए अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो। पहले हम समझ लेते हैं कि एज अ डेटा इंजीनियर हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हम काम के हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को बताने वाले आगे। तो देखिए हमारा काम सबसे पहले होता है कि हम अलग अलग सोर्स सिस्टम से डेटा को पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फाइल सिस्टम है, एक स्ट्रीमिंग सिस्टम है, एक डेटाबेस सिस्टम है, तो ऐसे अलग अलग सोर्सेस है। और वो सारे सोर्सेस जो हैं वो या तो हमारे जो इंफ्रा होंगे वो क्लाउड पे होंगे या ऑन प्रेम होंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद ये जब हम सब डेटा को प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद इसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी कि ये सही हमने प्रोसेस किया है कि नहीं, तो टेस्टर इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसको हायर इन्वायरमेंट में ले जाना होगा, क्योंकि पूरा ज़िंदगी भर तो कोड वहीं पे नहीं चलेगा, डेवलपमेंट में ही नहीं चलेगा। डेवलपमेंट सिर्फ डेवलप करने के लिए है। उसके बाद इसको प्रोडक्शन में भेजा जाता है, और उसके बाद जब प्रोडक्शन में चला गया तो अब मान लो कि डेली सुबह 6 बजे रन करना है इस प्रोसेस को, तो कोई सुबह जग के तो रन करेगा नहीं। तो उसके लिए हम करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो यही होता है एक डेटा इंजीनियरिंग का के लाइफ में, यही सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी और उसको कितने अमाउंट में करना है। ऐसे नहीं कि अब टेक्नोलॉजी तो है कि उसमें हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन हज़ारों चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वही करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो टेक स्टैक है वो कौन कौन सी रिक्वायर्ड होगी, जो ऊपर के अभी हमने टास्क बताया वो सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगेन बोल रहा हूँ कि जिसको कोडिंग से डर लग रहा है या कोडिंग नहीं करना है और फिर भी डेटा इंजीनियर बनना है, तो गलत पाथ पे आप लोग आ रहे हो। तो एक इन तीनों में से कोई सा भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप पाइथन भी कर सकते हो, जावा या स्काला भी कर सकते हो। जावा बैकग्राउंड से आ रहे हो जावा करो, अगर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो पाइथन करो, पाइथन ईजी पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आप लोग क्योंकि डेटा के साथ काम करोगे तो डेटा 95% ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर्ड डेटा होगी और थोड़ी बहुत सेमी स्ट्रक्चर डेटा होगी, जो कि मोस्टली जेसॉन डेटा होगी। तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए, और एसक्यूएल में आपको बनना पड़ेगा प्रो, मतलब अच्छा खासा एसक्यूएल आपको आना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है स्पार्क एंड एचडीएफएस। यहाँ पे स्पार्क एंड एचडीएफएस इसीलिए लिखा गया क्योंकि स्पार्क जो है वो पैरेलल कंप्यूटेशन देगा, मतलब पैरेलल कैलकुलेशन करेगा, और जो डेटा है वो स्टोर नहीं करता स्पार्क। तो पैरेलल जो स्टोरेज है वो आपको एचडीएफएस देगा, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो तीसरी लैंग्वेज तीसरी टेक स्टैक ये हो गई। चौथी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल हर एक कंपनी थोड़ा ना थोड़ा मांग ही रहा है, मतलब ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है पिछले दिनों में कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपको सर्विसेज आती है तो आपको लिखना चाहिए, या फिर अगर नहीं आती है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ सर्विस आप लोग को उसका सीखना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद
गिट कमांड, अब जो अभी हम बोल रहे थे कि आपको जो कोड को हायर एनवायरनमेंट में ले जाना है, वहाँ पे आप लोग को गिट और जो वर्जनिंग होती है फाइल्स की, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एयर फ्लो जो है वो आपको स्केड्यूलिंग में हेल्प करेगा। अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई और स्केड्यूलिंग होती है तो एयर फ्लो को आप स्किप कर सकते हो। बाकी ऊपर के जो चीज़ें हैं ये फंडामेंटल है और ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सीखना है सिंटेक्स। पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है तो आपको पहले पढ़ना होगा सिंटेक्स। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पाइथन के टर्म में बताऊँगा, बट आप अगर जावा से हो तो जावा वाले देख लेना, क्योंकि मैंने जावा पे नहीं किया हुआ है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले अगर पाइथन सीखना है तो आपको जाना है टेलिस्को के चैनल पे। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा और जो सारे लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पे पहले 40 वीडियोज़ ही करने हैं, उससे ज़्यादा आपको सिंटेक्स नहीं सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इतने में आपका सारा काम हो जाएगा, स्टार्टिंग के तो काम हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये जो है ये 1 से 2 वीक का काम है, ठीक है। ये 1 to 2 वीक का काम है, अगर बिल्कुल बिगिनर हो तब के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद कोडिंग या फिर लॉजिक बिल्डिंग। अब यहाँ पे मैं डीएसए नहीं बोलता हूँ, डीएसए बोलने से लोग डरने लगते हैं, इसलिए मैं उसको कोडिंग या लॉजिक बिल्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हैकर रैंक, गिग्स फॉर गिग्स और लीड कोड तीनों वेबसाइट पे जाके करना है। अभी वेबसाइट ओपन करेंगे, सब कुछ अच्छे से बताएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है, कुछ पाइथन की लाइब्रेरी या स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है जिसको हमें जानना चाहिए, जैसे कि पांडाज, और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, अगर कुछ आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में भी लिख दूंगा। और लॉगिंग, ठीक है। तो ये दोनों तो मिनिमम हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सारी जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं वेबसाइट पे कि कौन चीज़ कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सब हमने ओपन कर रखा है। ये देखिए, सबसे पहला चीज़ पाइथन आपको सीखना है। तो पाइथन कहाँ से सीखना है, ये जो है ये टेलिस्को चैनल है, इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक अप टू 40 वीडियोज़ तक आपको करना है। बेसिकली आपको फंक्शन बनाने आ जाएगा। आपको उप कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आएगी, लेकिन दैट इज़ ओके, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 वेबसाइट मैंने बताया था, अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो हैकर रैंक पे जाना। और हैकर रैंक में देखो यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर हम पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में जाएंगे और पाइथन के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इजी, मीडियम, हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इजी वाले ही सोल्व करने हैं। इजी वाले 5-10 क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। उसके बाद जैसे ही आपका ये वाला हैकर रैंक हो जाता है, उसके बाद आप आओगे गिग्स फॉर गिग्स पे, ठीक है। गिग्स फॉर गिग्स पे आओगे तो 1 मिनट, इसके होम पे चले जाते हैं, ठीक है। तो गिग्स फॉर गिग्स का पेज ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले टॉपिक वाइज सेक्शन आता था, अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आना है और यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्टी लेवल लिखा हुआ है। तो आपको जो भी डिफ़िकल्टी लेवल, जिस डिफ़िकल्टी लेवल पे आप हो अभी, मान लो कि आपसे बेसिक वाले क्वेश्चन लग जा रहे हैं तो आपको ईजी वाले लगाने हैं। अगर मान लो कि ईजी वाले नहीं लग रहे तो आपको स्कूल और बेसिक वाले लगाने हैं। कोई भी बेइज्जती की बात नहीं है, हम शुरू में छोटे छोटे क्वेश्चंस ही लगाते हैं, ठीक है। तो स्कूल मतलब वो स्कूल वाला नहीं है, बस आप लोग को करना है। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल से ज़्यादा आपको नीचे यहाँ पे ध्यान देना है टॉपिक्स में। टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको इन दोनों टॉपिक्स को ही ट्राई करना है। अगर आपकी एक्सपीरियंस अप टू 4 to 5 ईयर्स है, 5 साल के बाद अगर चले जाते हो तो लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च ट्री और थोड़े से ग्राफ के क्वेश्चंस और डीपी के क्वेश्चंस 1-1, 2-2 लगा लेना, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हमारे सीनियर से पूछे जा रहा है। अभी तो मेरी एक्सपीरियंस ही नहीं हुई है तो हमसे नहीं पूछा गया है। तो ये एरे एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस यहाँ से आपको अपने बेसिक और जो भी क्वेश्चंस लगना शुरू हो गया उसके हिसाब से करना है। जब आपने हैकर रैंक कर लिया और गिग्स फॉर गिग्स कर लिया तो अब आपको आना है लीड कोड पे। लीड कोड के क्वेश्चंस इसलिए लगाने हैं क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो यहीं से क्वेश्चंस उठा के डायरेक्टली कई बार आपको दे देता है, बस उसके डेटा को चेंज करके। तो अगेन यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये देखिए एरे सेक्शन मिल रहा है और स्ट्रिंग सेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एरे एंड स्ट्रिंग के सेक्शंस में से आपको ईजी और मीडियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने भी कुछ कुछ किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये टिक लगा हुआ दिख रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है कि हमने ये क्वेश्चंस सोल्व किए हुए हैं।
तो यही है आपका प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आपको अच्छे से पता चल गया कि कितना करना है, और प्रोग्रामिंग स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं एसक्यूएल। तो मतलब जितना प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है उससे हम मेरे को लगता है कहीं ज़्यादा आपको एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो एसक्यूएल में बस वो सेलेक्ट, फिल्टर और ये सब नहीं सीखना है। जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक के नाम लिख दिए, जैसे ग्रुप बाय आपको सीखना है, ज्वाइन अच्छे से सीखना है, विंडो फंक्शन सीखना है, कुछ कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन कई बार ट्रिकी क्वेश्चन में यूज करते हैं तो वो आप लोग को सीख लेना है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीख लेना है, ठीक है, CTE। उसके बाद कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी सीखने हैं आपको, ठीक है, कि सब क्वेरी नहीं लिखना है, इनके अंदर आपको एक और क्वेरी नहीं मारनी है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो आपको सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे एसक्यूएल में यही करना है। अब एसक्यूएल करे कहाँ से, तो अगर मान लो कि बिल्कुल ही बिगनर हो, ठीक है, बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं आता है बट हम डेटा इंजीनियरिंग वर्ल्ड में घुस रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जाना है W3 स्कूल्स पे। W3 स्कूल्स आपको बिल्कुल ही बेसिक वाली जो चीज़ें होती है ना वो सिखा देगा और लगेगा कि एसक्यूएल बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन समय के साथ वो भी कॉम्प्लेक्स होते जाती है। उसके बाद दूसरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो मैंने फॉलो करी थी, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि आप फॉलो कर सकते हो अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो, बट मैंने कुड वेंकट यूट्यूब चैनल सर्च की थी और वही वाली मैं आप लोग को बता दूंगा। ये सारे प्लेलिस्ट के जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तो ये तो हो गया थ्योरी का पार्ट, लेकिन थ्योरी से कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ जो फैक्ट में ही है कि थ्योरी तो थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जो है आपको पूरा जम के करना है। तो नो प्रैक्टिस नो सिलेक्शन, सिंपल रूल, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं हैकर रैंक से। अगर आपने हैकर रैंक जब मैं दिखा रहा था तो ध्यान से देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोग को एसक्यूएल का सेक्शन भी एक दिखा होगा। वहाँ पे इजी और मीडियम, अब यहाँ पे सिर्फ इजी से काम नहीं चलने वाला है, आपको इजी और मीडियम दोनों लगाने हैं। लीड कोड में आपको कुछ हार्ड वाले क्वेश्चंस भी लगाने हैं और इजी और मीडियम तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद एक डेटा लेम्यूर करके वेबसाइट है जो कि मुझे लोगों ने बताया है, मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एसक्यूएल का। आप चलते हैं थोड़ा सा वेबसाइट का इंटरफेस दिखा देते हैं, नहीं फिर थोड़ा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो देखिए हैकर रैंक में तो सीधा वहाँ पे आपको एसक्यूएल का ऐसे टॉपिक दिख जाएगा, तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, मतलब इजी और मीडियम वाले। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो आपको लीड कोड पे आना है। लीड कोड पे अगर मैं यहाँ पे बैक करूँ तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए डेटाबेस का एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस का सेक्शन मतलब बेसिकली वो एसक्यूएल के क्वेश्चंस ही यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये देखिए हमने सारे लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सारे टिक लगा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। तो मैंने भी यही किया हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं किया हुआ, बस मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है और थ्योरी थोड़ा कम किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हैकर रैंक, लीड कोड। डेटा लेम्यूर का आइडिया नहीं है, अब W3 स्कूल्स एंड वो बता देता हूँ। तो W3 स्कूल्स ये भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे टॉपिक दिख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक आप लोग को कर लेने हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये है कुड वेंकट का चैनल, और यहाँ से आप पूरा इसको देख सकते हो कि कैसे जो चीज़ें नहीं समझ में आती, जनरली मैं इसको फॉलो डायरेक्ट नहीं करता था, मैं इसको जो स्टार्टिंग में मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो मैं ये वाले चैनल पे आके देख लेता था, क्योंकि यहाँ पे डेटा से कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे डेटा इंटरेक्ट कर रहा है वो बता दिया जाता था। तो इसलिए मैं ये वाली चैनल को प्रेफर करता था। तो आई थिंक कि वी आर गुड विथ एसक्यूएल की सारी चीज़ें हमने बता दिया है आपको। अब आते हैं तीसरी चीज़, स्पार्क प्लस HDFS। तो स्पार्क में आपको कहीं नहीं जाना है, मेरा 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्पार्क फंडामेंटल और स्पार्क प्रैक्टिकल। ये दोनों प्लेलिस्ट को आपको पैरेलली पहले तो सीखना है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पैरेलली करना है, ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे। प्रैक्टिकल कैसे करना है उसके बारे में प्रैक्टिकल वाली वीडियोज़ में डिटेल में बताई गई है, तो वो आप वहाँ से करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद HDFS के लिए, HDFS में क्या है कि कैसे आपका जो डेटा है वो पैरेलली स्टोर हो रहा है मल्टीपल लोकेशंस में, और वो कैसे ऐसे लगता है हमें कि एक ही जगह पे स्टोर्ड है, तो वो सारी चीज़ें कैसे इंटरनली काम कर रही है उसके लिए आप लर्निंग जर्नल यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, और वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी। और थोड़े से HDFS के कमांड होते हैं जो कि लिनक्स टाइप के कमांड होते हैं,
तो वो भी आप लोग को सीख लेने हैं वहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं अपने अगर आपने चैनल नहीं फॉलो किया कभी मेरा, तो उसके लिए भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा पूरा अभी तक का प्लेलिस्ट है। इसमें आपको कौन कौन सी करनी है, एक आपको करना है यहाँ पे देखिए स्पार्क प्रैक्टिकल, और एक है स्पार्क फंडामेंटल। ये सब तो लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, मेरा वाला तो नहीं भी मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक अभी कुछ नहीं कर, हाँ एक ये करना होगा डी कंप्लीट प्रोजेक्ट 1, ये वाली प्लेलिस्ट भी आपको करनी है, जो कि आगे आई थिंक हमने पॉइंट में लिख रखा है कि जब आपने अगर ये 3 चीज़ें सीख ली ना, प्रोग्रामिंग मतलब आई एम कंसिडरिंग पाइथन ईयर, तो पाइथन, स्पार्क और एसक्यूएल, अगर ये 3 चीज़ आपने कर लिया है ना, तो फिर आपको एक प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि जो आपने चीज़ें सीखी उसको कैसे एक दूसरे से ये इंटरेक्ट करते हैं रियल टाइम में, जो हम डेवलपमेंट ऊपर में आपको बता रहे थे कि हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट में यहाँ पे देखिए ऑन प्रेम और क्लाउड लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे सबको जो यहाँ से सारे फाइल्स हैं वो कैसे आते हैं यहाँ पे, और कैसे वहाँ पे सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशंस किया जाता है, उसके बारे में आप कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, उसी के बारे में ये प्रोजेक्ट बताएगा। तो हमने भी एक प्रोजेक्ट करवा दिया है, अगर वो प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट आपका हो सकता है कि कंपनी से रिलेटेड हो, या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हो और कोई और भी प्रोजेक्ट आपने देख रखा है यूट्यूब पे, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब चौथी चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने बोला था कि क्लाउड जो है आजकल बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है, तो हमें सीखना है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट आंसर है, या तो आप अज्योर सीख लो या AWS सीख लो। अब एक ही सीखना, कोई भी सीखना एक ही सीखना, ऐसे नहीं कि आज इस पर कल उस पर सीख रहे हैं, ठीक है। दोनों ही डिमांड में है और दोनों से एक दूसरे में स्विच करना बहुत ही आसान है। मैंने थोड़े बहुत नीचे लिख भी दिया है कि आप लोग अगर जैसे S3 यहाँ पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो डेटा लेक स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लू यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डेटा फैक्ट्री हो जाएगा, यहाँ पे अगर EMR यूज कर रहे हो तो यहाँ पे HD इनसाइट, मतलब पैरेलली कोई ना कोई इसका अल्टरनेटिव एक दूसरे में है, और वो इंटरनली सब एक जैसा ही काम कर रहा होता है। थोड़े बहुत उनके UI जो है वो चेंज होते हैं। तो अगर आपसे HR पूछता भी है तो आप यही बोल सकते हो कि हमने ये वाला किया हुआ है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती है, तो हम ये वाले सीखे हैं तो ये वाले भी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये भी एक गलती हो सकता है कि आप चले जाओ कोई भी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में और बहुत सारी सर्विसेज पढ़ रहे हो। वैसे तो उनके पास हज़ारों सर्विसेज है, लेकिन हज़ारों नहीं पढ़ने हैं। ये जो मैंने 4-5 जो मेंशन किए हैं ना, यही वाले आपको करके जाना है। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे इंटरव्यू में। अगर ये 5 मान लो अगर AWS करके जाते हो तो AWS के ये 5 सर्विसेज बोल देते हो तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है इतना आता है, बाकी चीज़ें हम कंपनी में काम करते करते भी सीख लेंगे, ठीक है। तो एज सच अभी तक हमने तो क्लाउड की कोई प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है, क्योंकि मेरा काम अभी तक क्लाउड में नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप लोग का ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। आप कोई सा भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। वैसे एक चैनल जो है वफा स्टडीज़ करके, मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा क्या मैंने बोला। तो वफा स्टडीज़ करके है, इन्होंने बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक बार मैंने आई थिंक ADF की या कोई तो देखी थी, तो वहाँ पे इन्होंने डिटेल में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उनको फॉलो कर सकते हो। आई थिंक उनके पास अज्योर वाली सर्विसेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है हमारा गिट का कमांड। गिट का कमांड हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब आप अपने कोड को हायर इन्वायरमेंट में मूव करोगे तो वहाँ पे कोलैबोरेट कैसे, मतलब टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे करना है, पुल रिक्वेस्ट रेज कैसे करना है, और CI/CD पाइपलाइन बेसिकली जो हमारा कोड है एक जगह से दूसरे जगह कैसे शिप किया जाता है उसके बारे में होता है। और ये गिट जो है वर्जनिंग इनेबल करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको मान लो कि किसी को ज़्यादा सीखना है तो अज्योर डेवऑप्स आप सीख सकते हो। ये पूरा जो टूल है ना वो CI/CD पाइपलाइन के लिए ही बनाया गया है, तो आपको एक और ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये बाद की चीज़ें हैं, आपको पहले सीखना है गिट के कमांड कि गिट कैसे काम करता है, और गिट के जितने भी कमांड है बेसिक वाले कमांड है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप कोई सा भी यूट्यूब में 1 आवर का वीडियोस देख लोगे तो आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या होता है गिट और कैसे काम करता है। थोड़े बहुत 1-2 बार आप पुल पुश करके देख लेना अपने गिटहब अकाउंट से, तो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको स्केड्यूलिंग करनी है। तो स्केड्यूलिंग करनी है तो आपको सीखना है एयरफ्लो।
एयर फ्लो सबसे ज़्यादा अभी इंडस्ट्री में यूज हो रही है, ज़्यादातर कंपनीज यूज कर रही है, तो आपसे इंटरव्यू में भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि एयर फ्लो ही वो पूछे। अगर आपने कोई और किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मैं पहले CO करता था, अभी मैं एयर फ्लो यूज करता हूँ, कई बार हम क्रॉन ही यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक आता है तो दूसरी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आप बोल सकते हो कि हमें ये वाली चीज़ें पता है और हम ऐसे ही स्केड्यूल करते हैं अपने जॉब को। तो क्रॉन क्या होता है ये आपको जानना है। उसके बाद एयर फ्लो के अंदर ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर नहीं सीखने, उसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर है। तो मेनली जो है हम पाइथन में काम करते थे तो पाइथन ऑपरेटर था, पता नहीं जावा के लिए कोई ऑपरेटर होगा। उसके बाद SSH ऑपरेटर, बैश ऑपरेटर और ईमेल ऑपरेटर, HTTP ऑपरेटर, ये सब जो है वो कॉमनली यूज होने वाले हैं। तो यही सब आपको करके जाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद डैग कैसे बनाते हैं एयर फ्लो के अंदर, उसके बारे में आपको जानना है। तो ये हो गया एयर फ्लो के बारे में। अब नेक्स्ट एक जो है वो मैं बताना भूल गया था, वो है लिनक्स। तो आपको लिनक्स के सारे जो बेसिक कमांड होते हैं कि कैट करना, डायरेक्टरी बनाना, फोल्डर को इधर से उधर मूव करना, शॉर्ट लिंक बनाना, ये सब जो चीज़ है वो आपको आना चाहिए। मतलब लिनक्स ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें ही हैं जो कि आप आराम से 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी कमांड जो है वो याद हो जाएगी। बट लिनक्स आपको आना चाहिए, ये एक अच्छी आपकी कैपेबिलिटीज़ हो जाएगी, मतलब आपके अंडर द बेल्ट। और वो ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है लिनक्स को सीखना, ठीक है। मतलब बेसिकली कमांड लाइन से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना। तो जो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसके लिए तो लिनक्स पीस ऑफ केक बन जाता है, ठीक है। अब जो है कुछ लोग बोलेंगे कि आपने ये नहीं बोला, आपने वो नहीं बोला, आपने ऐसे नहीं करवाया, आपने वैसे नहीं करवाया, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। तो देखो, पढ़ने को तो दुनिया में हज़ारों चीज़ है, लेकिन जो ऊपर वाली चीज़ें थी वो फंडामेंटल थी कि हर एक दिन, हर एक जगह, हर एक कंपनी में ऑलमोस्ट यूज हो रहा है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये बाकी चीज़ें कंपनी में जाके उसके बाद भी सीखा जा सकता है। अब कोई बोले कि मैं NoSQL में MongoDB सीख लूँ, या फिर अपना क्या इलास्टिक सीख लूँ, या फिर जैसे हम Neo4j DB भी यूज करते हैं अभी, तो Neo4j सीख लूँ। तो ये सब जो है आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपने पहले नहीं काम किया हुआ तो इसको स्किप कर दो। ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर मान लो किसी ने काम किया तो उनके लिए तो ऑफकोर्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में यूज हुआ है। लेकिन अगर किसी का यूज नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ ऑप्शनल है, इस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कुबरनेटिस के बारे में, डॉकर के बारे में, ये सब में ज़्यादा झंझट नहीं करना है। स्कूप नहीं किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशनल मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपसे अगर इंटरव्यू में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है तो आप कर लेना। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आई थिंक 10 से 15 वीडियो शूट भी हो गई है और 5 से 10 वीडियोज और आएंगी, तब तक तो आपकी ये भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने काफका पे काम किया है या फिर स्ट्रीमिंग पे काम किया है तो फिर लिखना सीखना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैच प्रोसेसिंग से भी आप अपना जॉब निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्नोफ्लेक और भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे नाम भी अभी नहीं याद आ रहा था। तो इतने तो ये थे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अगर किसी ने किया तो उसको करना है, अगर नहीं किया तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो जो ऊपर के हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको बता दी वही आपको करने हैं। और एक बार और आप लोग को याद दिला देता हूँ कि जो बोलते हैं कि 1 महीने और 2 महीने में डेटा इंजीनियर बन जाओगे, तो इतना आसान नहीं है अगर आप पहले से काम नहीं किए हो। अगर किए हो तो आपको तो सिर्फ फिर रिवीजन करना रहता, तो 1-2 महीने में रिवीजन तो हो ही जाएगी आपकी। उसके बाद इतना बोलने के बाद भी मुझे पता है 100 में से 95 लोग इसको नहीं करने वाले हैं। कुछ टॉपमेट पे आएंगे अभी भी जो बोलेंगे कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आता फिर भी मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए है। तो प्लीज़ अगर डेटा इंजीनियर बनना है तो कोडिंग करो, कोई शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो और जानो कि क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम अपने बेल्ट में ऐड करते जा रहे हैं। मतलब वही हॉरिजॉन्टल हम चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, वर्टिकली सीख नहीं रहे, मतलब इन डेप्थ सीख नहीं रहे, उसको कर नहीं रहे, बस लेट के वीडियोस देख रहे हैं और बस वैसे चल रहा है। तो ये वाली धंधा जो है वो बंद कर दीजिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप इतना करते हो तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। और ऑल द बेस्ट अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करने वाला हो, या फिर कोई भी रोड मैप फॉलो करो, लेकिन एक ही रोड मैप को फॉलो करना। ऐसे नहीं कि आधा उसका फॉलो कर लिया आधा उसको फॉलो कर लिया। एक बार आप जब कंपनी में चले जाओगे तो आपकी जर्नी जो है वो खुद ही एक अलग डायरेक्शन में पकड़ लेगा। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी कंपनी और कौन सी प्रोजेक्ट मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।